एक फ़ीस स्ट्रक्चर सामने आया कि मैं कोटा जाना चाहता था, कोटा में नहीं रह सकता था क्योंकि पापा किसको पैसे काट के दें। और फैमिली में सबके पास, किसी के पास कुछ पैसा ही नहीं रहता। जिस रिलेटिव से हमने पैसे लिए, उनका भी फ़ोन में गालियाँ सुननी पड़ती थी कि तुम्हारा बाप पैसे लिया है, नहीं दे रहा है। सुनने को मिली। वो टाइम था जब मैंने सर्वाइव किया। सर ने ऐसा काम किया है लोगों के साथ कि एक चीज़ तो है सर के अंदर, एक चीज़ है कि हर वो गरीब बच्चा गांव में जो फीस अवॉर्ड नहीं कर सकता, इस बात में बहुत रेवोल्यूशन आया है और इसको सभी एजुकेशन इंडस्ट्री के सभी लोग जानते हैं। हर एक गरीब बच्चा पढ़ सकता है। टाइम आया कि लोगों ने मुझे धमकी दी, सर आपको डिफेम कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, देखता हूँ कब तक आप खड़े रहते हैं। तो एक टाइम आया कि जब आपके पास अचानक से ऐसे थ्रेट्स आने लगते हैं। बोर्ड एग्जाम टाइम चल रहा था, एक बच्चा था जिसका वो प्रॉपर कांटेक्ट में था किसी लड़की के, अचानक से फ़ोन करके रोने लगा। मैंने कहा वो रो क्यों रहा है, कोई बात है? मुझे लगा कि हो सकता है कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कुछ और बात हो सकता है, पैसों की दिक्कत हो। लेकिन वो बताया कि सर मुझे छोड़ के चली गई, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा, बोर्ड एग्जाम पास, सर बहुत प्रेशर है, क्या करूँ? तो मैंने उससे यही कहा कि जिसको तुम इतना टाइम दिए, बदले में तुम्हें क्या मिला? जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जिसको ठुकरा दिया तूने मिट्टी समझकर, वो लड़का सितारों पर खड़ा है। पढ़ते हैं, शायद एक नौकरी मिल जाएगी तो फिर से परिवार का कुछ हो पाएगा। सोचा कि घर पे फ़ोन किया कि आ रहा हूँ घर पे, नहीं रहना, नहीं मन लग रहा है। घर वालों ने पूछा, भाई सबके माँ बाप पूछते हैं क्यों, क्या हो गया? आपके पिताजी के जेब में 2 रुपए ना हो और फिर भी आप पूछे कि पापा आप 10 रुपए चाहिए। आपके पापा के पास नहीं होंगे, किसी से लेके आपको देंगे। अगर आप बता दिए कि पापा आप कोचिंग की फ़ीस नहीं जमा हुई है, वो पिता का संघर्ष होता है कि वो हमेशा इस चीज़ को सोचता है कि पिता का संघर्ष होता है कि वो, अगर आपको पढ़ने के लिए, ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, वो कदर जब आपके ऊपर गुजरी हो तो मतलब इस समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके। डिसाइड किया कि फिर से घर से कहना पड़ा कि अब नहीं हो पाएगा कंटिन्यू। भैया लोगों ने कहा नहीं, क्यों, क्या कोई दिक्कत है? कभी कभी आपके पास ना ऐसे तकलीफ़ रहती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर शेयर नहीं कर सकते। सकते। रिवायतों के सफ़ों का मतलब जैसे आप जिस रीति रिवाज में अभी जी रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीब ही रह जाऊँगा, उनके लिए कि रिवायतों के सफ़ों को तोड़ कर आगे बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो तुमको मौका नहीं देंगे। अगर तुम्हें जीतना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने माँ-बाप को देखो, तुम जिस कुर्सी के लिए चाह रहे हो कि मुझे बनना है, ये मुझे चाहिए, उसको पकड़ लो। उसके लिए तुम्हें आगे आना पड़ेगा, दिन-रात एक करनी पड़ेगी और बिना मेहनत किए कुछ मिलना नहीं है वैसे। लोग आपको, या आप ये सोचिए कि आपको बैठ के सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको अपना हक छीनना पड़ेगा। बिल्कुल। वरना आप ये फँसे रहोगे कि आप सोचोगे कि मुझे, यार मैं ऐसे ही रह जाऊँगा, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी रह जाएँगी। वो मैटर नहीं करती जब आप चाह रहे हो किसी चीज़ को शिद्दत से, ये चीज़ होनी चाहिए और आपके दिमाग में बैठ गया तो वो चीज़ आएगी, आपके पास चल के आएगी। एक बार आपने यहाँ सोचा और यहाँ से थोड़ा-सा कनेक्ट किया, वो आपके पास मुट्ठी में होगी फिर वो चीज़। बिल्कुल। तो भाई पहली शायरी सुन के आप लोगों को ऐसा लगा हो कि भाई बंदे बहुत दुःख में है, दर्द में है। क्या हुआ है सर के साथ? आज सारे लोग देखने आए हैं। क्यों हुआ है? क्यों सर नहीं दिख रहे थे इतने टाइम से? और डायरेक्ट चिंज़ी कास्ट पॉडकास्ट पे आए। तो वो चीज़ें जो है वो आज हम लोग जानने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तोड़ के उसके अंदर क्या है वो सारी चीज़ें भैया से हम लोग, सर से आज हम लोग जानने वाले। आप लोगों के सर और मेरे भैया किशन कुमार पांडे हमारे साथ हैं। तो भैया कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। मोस्ट वेलकम भैया, मोस्ट वेलकम। कि कभी-कभी होता है कि आपको इन सब का सहारा लेना पड़ता है, नहीं भी लेना पड़ता है। जब आपसे मेरी बात हो रही थी लास्ट टाइम, तो आपने कहा सर आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। शायद मेरी आपसे बात और पहले भी हुई थी कि सर थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो मैंने कहा थोड़ा-सा अभी इस टाइम थोड़ा शेड्यूल बिज़ी है। उस टाइम भी बच्चों के लिए काम कर रहा था। कभी सोचा नहीं था कि बच्चों को इतना प्यार मिलेगा और आज एक टाइम है
कि जब अपनी बातें आपको रखनी पड़ती है सामने, उस ऑडियंस के सामने, बहुत बच्चे बोलते हैं सर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों आपके साथ, कहाँ थे? एक टाइम होता है आपके सामने, बहुत क्रूशियल टाइम होता है। ऐसा टाइम होता है समटाइम्स कि आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्यों ही स्टार्ट करा था ऐसे? और एक टाइम लगता है कि नहीं यार, अगर स फिर इस चीज़ को सोच के वापस आना पड़ता है, जब शुरुआत की थी तो डर किस बात का? पीछे हटना क्यों? जब वो चीज़ सोच के स्टार्ट करी थी, तो आज पीछे कदम नहीं लेना है। हाँ, आज थोड़ी से समय टाइम है, थोड़ा-सा आपको जब कभी लंबी छलांग लगानी पड़ती है, तो आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। और है सारी चीज़ें, और आप भी भाई की तरह हैं। कभी आपसे बहुत बारी चर्चा हुई है कि सर इस पे डिस्कस कर लेते हैं, सर बच्चों को थोड़ा-सा बता दीजिए कि करियर गाइडेंस, बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं कि सर कैसे पढ़ें? करियर ऑप्शन नहीं मिलता सर, पैसे नहीं होते सर। वो जो दर्द आपने सहा हो, जो दर्द आपने खुद देखा हो, और मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ कभी गुज़री हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपके साथ बीती हो, और आपको किसी के लिए कुछ करना ही है, तो आप वो चीज़ करो जिसकी वज़ह से आप पीछे गए थे, जिसकी वज़ह से आप परेशान हुए थे, जिसकी वज़ह से आपको लगता है यार ये चीज़ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूँगा। शायद उसी के लिए हूँ कि आज शायद उसी के लिए सोचता हूँ कि अगर जितनी ज़िंदगी है, अगर कुछ कर पाऊँगा, तो वो चीज़ कभी नहीं आने दूँगा, वो गरीबी, वो पैसा, लोगों के बीच में नहीं बाधा आने दूँगा, कि जितना रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँच के अपने अपने आप को उनके बीच रख के बहुत सरल भाषा में उन तक, अगर एजुकेशन की बात है, पैसे की बात है, जैसे आप भी हेल्प कर पाएँ। तो हम तो एक ज़रिया मात्र होते हैं, साथी होते हैं, बाकी बहुत बच्चे बहुत दूर तक चले जाते हैं, याद करते हैं सर आज हम यहाँ हैं, बहुत बच्चे ट्रेनिंग सेंटर में हैं, तो फ़ोन करते हैं, अच्छा लगता है। और एक टीचर हमेशा इस लालच में रहता है कि यार आपका पढ़ाया हुआ एक भी बच्चा ना ऐसी जगह पे जाके फ़ोन करेगा, सर आपकी बड़ी याद आ रही है। वो दिन सबसे बेस्ट लाइफ होता है कि यार आप सब भूल जाते हैं कि देखो यार, जो चीज़ मैं नहीं बन पाया, जो चीज़ मैं नहीं कर पाया आज मेरे द्वारा, मेरी एक छोटी-सी मदद से, मैं अपने आप को बहुत नहीं कहूँगा, आपकी एक छोटी-सी मदद से आज वो अगर कहीं पे भी है, तो उस चीज़ को सोच के यार काम तो करना है, लोगों के लिए ही काम करना है, क्योंकि वो है ना कि कुत्ता भी अपनी 2 वक़्त की रोटी यार पेट भर लेता है। ज़िंदगी वही है जो दूसरों के काम आए। तो वही सोचता हूँ कि नहीं ठीक है, करेंगे, वो है जब तक जान है करेंगे, और इस कदर तक करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर थोड़ी-सी भी लोगों ने आज इतना प्यार दिया है, इतना कर रहा हूँ, कल जितना हो पाएगा यार अपनी ज़िंदगी का, जिस काम में मुझे लगता है कि यार आपको करने में सबसे ज़्यादा मन लगता हो, और उस काम को करने के लिए आपको पैसे ना भी मिले और फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, वो काम आपको एक दिन उतना पैसा ला के देगा कि आप सोच नहीं सकते। तो भैया इतना सारा इमोशन जो आप अपने अंदर रख के बैठे हैं ना, मैं आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, सारा सोशल मीडिया देख रहा था, उन सब में भाई भैया सर कब आएंगे, सर कहाँ हैं, सर क्या हो रहा है, पुरानी वाली शायरी रील वगैरह लोग स्टोरी पे लगा के पूछ रहे हैं सर कैसे। ये बताइए भैया कि कहाँ से आपसे जो सीन है ये जो पूरा चल रहा था, वहाँ से आप कैसे कट हुए और अभी क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है? क्या होता है कि जब आप कहीं काम कर रहे होते हो, आज की इंडस्ट्री में ये खास बात है, आप कहीं भी किसी से जुड़ के ही काम कर पाओगे। आपको किसी के लिए कुछ बड़ा करना है, अपने ऑडियंस के लिए बड़ा करना है, तो आपको किसी से जुड़े रहना पड़ेगा। कहते हैं ना कि चले थे अकेले, लेकिन एक दिन लोग मिलते गए, कारवां बनता चला गया। तो आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, लोग आपको कनेक्ट करते हैं, लोग आपको सुनते हैं, किसी भी माध्यम से आपको लोग पसंद करते हैं, जानते हैं। मैं टीचर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, लोग किसी माध्यम से आपसे जुड़े हैं तो लोग आपको समझना चाहते हैं, कि लोग अपने आपको आपकी तरफ देखते हैं कि यार आप उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह हो, कि आप वो आपकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं कि सर से हम क्या सीख सकते हैं। लोग लर्निंग, जैसे मैं तो टीचर हूँ, सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार सर की लाइफ स्टाइल ऐसी है सर। और बेसिक जो चीज़ है जिस वजह से ऑडियंस मेरे से जुड़ी, ऐड हुई, वो ये था कि यार ऑडियंस ये चाह रही थी मेरे से कि सर से पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, वो चीज़ें थी शायद। तो मुझे लगता है कि अभी मेरे लाइफ में, जैसे आपने एक क्वेश्चन करा कि
सर क्या चल रहा है और अभी इतने सवाल आपके पास अचानक से कैसे आ रहे हैं, है ना। मैं समझता हूँ कि मैं कहाँ थे आप सर? ये है शायद बच्चा अंदर से वही कह रहा है, हाँ। एक जो मैसेज के माध्यम से मेरे पास आ पा रहा है। तो मैं बहुत ऑडियंस के साथ, अगर किसी माध्यम से मुझे लोग सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत सॉरी हूँ इस टाइम की। मैं ऐसे टाइम पे, ऐसे क्रूशियल टाइम पे, आप बहुत लोगों ने कहा कि सर आपने हमें धोखा दे दिया, सर आप चले गए बीच में। मैं कहता हूँ यार कि इस लिए ये दिन नहीं कमाया था, इस दिन के लिए नाम नहीं कमाया था। अगर एक छोटा सा नाम भी है, अगर इस दिन के लिए आपके साथ नहीं जुड़ा था कि आपको कहीं बीच में छोड़ दूंगा, मेरे लिए सच में बताऊं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा होता है कि अगर जिस दिन मैं नहीं पढ़ा हूं तो ऐसा लगता है कि नहीं ब्लड में वो हो रही है, मुझे खुजली हो रही है। ऐसे सच में कह रहा हूँ कि मतलब मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं बाई पैसन मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है कि मैं पढ़ा पाऊँ। और मैं अपनी इंटायर लाइफ में देखता हूँ कि यार मैं जितना ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकता हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा आने वाले टाइम में। आज लाखों बच्चों तक हूँ, करोड़ों बच्चों तक हूँ, और जितने भी हुए, जितनी भी पॉपुलेशन है, सबको अगर पढ़ा पाऊँगा तो पढ़ा पाऊँगा, किसी भी माध्यम से पढ़ा पाऊँ। तो ऐसा मेरे साथ ये था कि मैं कुछ टाइम से ऑफ कैमरा था। बच्चों ने बहुत मैसेजेस करे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करे हैं, और मैं अभी बहुत नाम नहीं लूँगा, मैं जिन संस्था के साथ जुड़ा हुआ था, एक्स नाम की संस्था, हम तो वैसे ही मान लेते हैं ना साइंस वाले हैं। तो जो संस्था मेरे से पहले से जुड़ी थी, मैंने उस संस्था के साथ बहुत काम करा, बहुत चीज़ें बिल्ड करी। संस्था परिवार की तरह थी, हमेशा की तरह थी। और संस्था बहुत जब स्टार्ट कर रही थी, शायद मैं भी अपने करियर के स्टार्ट कर रहा था, तो दोनों ने मिलके चीज़ों को, मैंने जैसा आपको कहा कि आपको मिलके काम करना पड़ता है, मिलके काम किया साथ में। फिर ये लगा यार कि कुछ बातें मैंने रखी कि जैसे आजकल के टाइम में मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मेरे सामने सबसे ज़्यादा था कि मेरा सपना था कि मैं IIT बनूंगा, IIT करूंगा। मेरे पास जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम थी वो पैसों की थी। भैया भी इंजीनियरिंग कर रहे थे, और कोविड का टाइम आया तो पापा मेरे जॉबलेस हो गए। भैया को भी पैसा देना था और मुझे भी पैसा देना था, और मेरे बड़े पापा को ट्यूमर था ब्रेन का, उसके इलाज में भी पैसे जाते थे। एक मिडिल क्लास की फैमिली में अगर कोई एक कैंसर का सर्वाइवल हो जाता है ना, तो मिडिल क्लास टूटती नहीं है, मर जाती है। उस टाइम में सिचुएशन दिखता था कि मतलब मेरे खाते में 100 रुपये, 150 रुपये, पापा से मैं मांगूँ कैसे। और मेरे पापा हमेशा, सबके माँ बाप चाहते हैं कि आपका लड़का पढ़े, अच्छा पढ़े। तो मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी कि यार नहीं मैं पढ़ूँगा और मुझे इंजीनियरिंग करनी है। उस समय IIT की फ़ीस अचानक से एक्सटेंड हुई थी, उसी साल से नियम आया था कि 1,10,000 जनरल के लिए फ़ीस बढ़ गई थी। तो एक फ़ीस स्ट्रक्चर सामने आया कि मैं कोटा जाना चाहता था, कोटा में नहीं रह सकता था, क्योंकि पापा किसको किसको पैसे काट के दें, और फैमिली में सबके पास, किसी के पास कुछ पैसा ही नहीं रहता। जिस रिलेटिव से हमने पैसे लिए, उनका भी फ़ोन में गालियाँ सुननी पड़ती थी कि तुम्हारा बाप पैसे लिया या नहीं दे रहा है। सुनने को मिली। वो टाइम था जब मैंने सर्वाइव किया कि पैसों फीस स्ट्रक्चर जो हो रहता है कि, और मैं समझता हूँ कि आज मैं जिस संस्था से जुड़ रहा हूँ, जो फ़ीस अवॉइड नहीं कर सकता है, इस बात में बहुत रेवोल्यूशन आया है, और इसको सभी एजुकेशन इंडस्ट्री के सभी लोग जानते हैं। हर एक गरीब बच्चा पढ़ सकता है, और मैं हमेशा कहता हूँ अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो यार वो गांव से रह के PW से पढ़ के बहुत अच्छा कर सकता है, और लोगों ने किया, रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरे साथ ये फेस आया तो मैंने संस्था के सामने चीज़ें रखी कि बच्चों की फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है। बच्चे साल भर में फ़ीस की वजह से हमसे नहीं जुड़ पाते, जबकि यूट्यूब पे चलो फ्री में पढ़ लेते हैं, इट्स ओके। बट एक जो कंटेंट होता है हम लोग का, फीचर, हम लोग फीचर्स कर पाते हैं कि आपको पढ़ने के बाद PPT चाहिए, क्लास की एक शेड्यूलिंग होती है प्रॉपर। जो आप फीस देखिए, आपके पास एक प्रेशर होता है कि आपने, हमने इस चीज़ का सर पैसा दिया तो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे क्लास लेनी चाहिए। तो वो चीज़ जब मैंने रखने की कोशिश करी तो संस्था में मेरे साथ थोड़ी सी अनबन होने लगी स्टार्टिंग में। फिर मैंने डिसाइड किया यार कि मुझे काम नहीं करना। तो मेरे अपने आप को 100% जो मैं दे पा रहा था नहीं दे पा रहा था, टू बी फ्रेंकली। कि जब मेरे साथ थोड़ी सी होने लगी, जब हॉट कन्वर्सेशन हमारे बीच होने लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्विट करूँगा। तो एक टाइम आया कि लोगों ने मुझे धमकी दी कि सर आपको डिफेम कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, देखता हूँ कब तक आप खड़े रहते हैं। तो दिमाग में बहुत मेंटली कमेंट्स प्रेशर। में सपोर्ट करो गाइस। तो एक टाइम आया कि जब आपके पास अचानक से ऐसे थ्रेट्स आने लगते हैं, वो भी ऐसे लोग जिनके
पास पैसे हो, जिनके आप काम कर रहे हो, तो फिर आपको लगता है यार कि आपको थोड़ा सा एक बार डर तो लगता है। कहीं ना कहीं वो डर आ जाता है एक बार के लिए। एक बार आया, नो डाउट एक बार आया। फिर मैंने अपने आप को बहुत काम रखा, मैंने बात करी कि सर ऐसा नहीं करते हैं, बच्चों के लिए आपको भी काम करना है, मुझे भी काम करना है, शांति से। जब मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट में चीज़ें सामने रखी तो आप सर काटने पे आ गए। कहते हैं ना कि वो एक लाइन याद आ गई कि वो ये गुब्बारे इतने कमबख्त होते हैं, ज़रा सा सांस पाके फूल जाते हैं और थोड़ी सी ऊंचाई पाके अपनी औकात भूल जाते हैं। तो एक टाइम आपको याद नहीं आया कि जब मैं आपके साथ था, ऐसे क्रूशियल टाइम में था, 24 घंटे आपके लिए काम किया, तब आपके लिए बहुत बढ़िया था। आज सभी लोग जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हो। मैं बहुत मेंटली प्रेशर में आ गया, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं पढ़ाऊँ, मैं छोड़ दूँ। देन स्टिल मैं डिसाइड किया कि यार जो काम सोच के किए थे ना, तो उस समय भी परिस्थितियाँ नहीं साथ दी थी ना, तो ये सोच के किया कि जो होगा देख लेंगे। जब जंग के मैदान में उतर गया तो फिर अब तो लड़ना है। लड़ना है। फिर ये डिसाइड किया यार नहीं, करते ही हैं, क्या करना है, अब इसको करना ही है, इसको ले जाना है आगे तक। और अब लोगों का प्यार सपोर्ट है, बच्चे हमेशा चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है हमेशा सपोर्ट करेंगे बच्चे तो क्या है, कहते हैं ना कि वो ना संघर्ष ना आपके अंदर स्ट्रगल नहीं है, फिर वो लाइफ मज़ा नहीं आती जीने में। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है। तो एक टाइम से कैमरे से बाहर था और बहुत क्रूशियल टाइम रहा है जब आपको ऐसे चीज़ें मिलती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी बच्चे की अगर आपके पास कोई ऐसा कहेगा तो आप उसके साथ काम नहीं कर पाओगे। आप प्रेम से बोलो तो यार गला काट लो, चले जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप आँख दिखा के काम करा लोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर हम आपको आँख दिखाएंगे, कहते हैं कि ना कि मैं हमेशा अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि जो किसी को भी ऐसे जवाब मत दो, किसी को भी ऐसे गहरे को जवाब, सब किसी को जवाब नहीं देना है। जब अपना टाइम आएगा, अपना दौर आएगा, तो ऐसा जवाब देंगे कि उनको पता ही नहीं लगे कि जवाब आ कहाँ से रहा है। तो अपने आप को पहले शक्तिशाली बनाने की कोशिश करो। और जब आप किसी रेस में दौड़ रहे हो तो उसमें बहुत लोग गिराने के लिए मिलते हैं, तो लोग गिराएंगे हमेशा। तो ऐसे स्टेज में था मैं जब लोगों ने गिराने की कोशिश करी। क्या क्या कुछ आपने मेरे को जैसे ऑफ कैमरा चीज़ें बताई थी मुझे, कुछ बॉन्ड का प्रॉब्लम होता है ना। जैसे जब कोई भी एक कंपनी से रिज़ाइन लेता है, क्विट करता है, तो एक बॉन्ड जो साइन होता है ज्वाइनिंग में, वो उसका प्रॉब्लम होता है। वो चीज़ लोग सोच रहे होंगे कि उसका क्या हुआ, वो कैसे टैकल हो रहा है, उसके बारे में बताइए। मैं हमेशा कहूँगा कि ये तो टीचर्स के पार्ट में ही चला गया, बच्चों के पार्ट पे नहीं था। लेकिन हाँ, बच्चा भी ये समझे कि जैसे होता है कि जब आप किसी से भी जुड़ते हो, किसी भी कंपनी से जुड़ते हो, तो कंपनी एक बॉन्ड साइन कराती है अपनी, है ना। बॉन्ड में ये रहता है कि जब आप बॉन्ड पे साइन करते हो तो उसमें दोनों पार्टी रहती हैं कि जिनका ये सहमति रहता है कि आप हमारे यहाँ काम करोगे, हमारे इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन यार आप सोचो कि आप कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी हो, किसी ने आपकी ज़िंदगी को जकड़ के रख नहीं लिया है। और हमारे भारत का संविधान इतना प्यारा है यार कि मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने पे आ जाएं, अगर आपको अपनी ग्रोथ के लिए सोचना है कि कल मैं क्या करूँ, मुझे अपने लिए आगे बढ़ना है, तो बॉन्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक बीच का ऑप्शन ज़रूर होता है, दोनों के लिए होता है। कानून सबके लिए बना है। कानून ऐसा सुपरमिशन नहीं है कि आप के पास बहुत पैसे थे, आपने किसी को ख़रीदा, उससे बॉन्ड साइन करा लिया, अब वो आपका ही हो गया। ऐसा नहीं होता। एक टाइम पीरियड से ज़्यादा ही वो लोग बॉन्ड साइन कराते हैं। मैं हमेशा कहूँगा कि यार बॉन्ड उतना मैटर नहीं करता मार्केट में। कि आप सोचो कि अगर आपको किसी अपने ग्रोथ के लिए जाना है, हाँ ये थोड़ा ये कि आप जिसके लिए काम करो, जैसे मैं किसी चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ तो बच्चों का नुकसान ना हो उसमें। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि थोड़ा सा बीच का ऑप्शन देखना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए। एक पोलाइटली काम हो सकता है। और हमेशा ये है कि आपको भारत का संविधान आपको स्वतंत्र से जीने का अधिकार देती है। तभी आप दो एडवोकेट को साथ में लेके चल रहे हैं। नहीं, ये तो बड़े भाई की तरह है। यहाँ पे लीगल टीम आ रखी है भैया की। असीम भी और लकी भी हमेशा रहे हैं, नो डाउट मनीष भी आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं, अभिषेक भी आ रहे हैं, कि बहुत से लोग रहे हैं कि हमेशा मित्रता की तरह से, बड़े भाई की तरह से
हमेशा अपना माना है इन लोगों ने। फ्रेंड ऐसी चीज़ होती है हमेशा। मैं स्टूडेंट को भी ऐसा कहता हूँ कि अगर आपके साथ में ऐसा कोई स्टूडेंट है जो आपको ऐसी प्रॉब्लम के साथ निकालने की कोशिश कर रहा है कि आप बहुत प्रॉब्लम में हो, यार ऐसे स्टूडेंट से कभी नहीं मिलना चाहिए जो हमेशा से टॉपर रहे हो। आप ऐसे स्टूडेंट से मिलो यार, जो अगर तुम एक लाइन सॉल्व करना स्टार्ट किए तो वो अगली लाइन है यार तुम कर लोगे, यार तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने। आपको जो आपके साथ कंधे में कंधा मिला के चल पाए, वो मित्रता है, और उनसे ही फ्रेंडशिप आपको भी करनी चाहिए। आप पढ़ रहे हो, आप ऐसे स्टेज पे हो, आप जब टॉपर को देखोगे, नो डाउट हर क्लास में 2% टॉपर बच्चा होता है, 100 में 2 बच्चा टॉपर होता है, बाकी नहीं होते। आप उस 2 बच्चे को लेके चलोगे तो आप जो एवरेज भी हो तो आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। और हमेशा आप देख लीजिए कि तो क्या ये कह सकते हैं जो स्कूल में जो चीज़ें एजुकेशन जो स्कूल में ट्यूशन दिया जा रहा है इस समय, वो खाली वही टॉप 2% को ही लेके आगे दिया जा रहा है, उसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत सही कहा आपने। इस टाइम ऐसा होता है कि आप भी सोचो कि मैं भी एक टीचर हूँ, अगर मैंने ऑफलाइन कोचिंग में भी स्टार्ट कैरियर अपना करा है, तो मैंने ये देखा यार कि जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, कई ढेर सारे बच्चे होते क्लास में, या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हो, जो बच्चा सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है, टॉप में आता है, तो आपके नज़र में जाता है टीचर्स। लेकिन कभी एक टीचर नहीं चाहता कि उसका एवरेज बच्चा भी, कमज़ोर बच्चा भी, और ख़ासकर मैं एक टीचर्स के नाते, या फिर मैं सभी टीचर्स से हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके क्लास में एवरेज बच्चा भी बहुत कमज़ोर है, तो आप उस कमज़ोर बच्चे को पकड़ो। जिस दिन आप उस कमज़ोर बच्चे को उठा लेंगे, बाकी क्लास आपकी है। टॉपर्स तो टॉपर ही रहेगा, वो 1-2% बच्चा है, बहुत से लोगों के पास होती है, उनको थोड़ा सा आप गाइड भी कर दिए वो चलेगा। लेकिन आजकल के कोचिंग इंडस्ट्री में सही कह रहे हैं कि जो बच्चा टॉप करा उसके ऊपर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लोग उसको थोड़ा सा ज़्यादा कन्वे करते हैं, टीचर सिर्फ उन्हीं को लेके ही चलते हैं, उन्हीं के लेके चलते हैं कि नहीं इनको। बहुत से आप कोचिंग इंडस्ट्री में देखे होंगे, कोचिंग इंडस्ट्री में, स्कूल में की बात कर रहा हूँ, स्कूल्स की भी, स्कूल्स में भी वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को स्पेशल सुविधा देंगे। हाँ। कि यार तुम इसके लिए देखो, ये बच्चा पढ़ने में, उसको प्रिंसिपल भी सोचेगा कि नहीं ये अच्छा यहीं से एक बात और मेरे को आई है, जो कोटा में सिस्टम है ना, सुपर 30 में है। हाँ, ए सेक्शन, बी सेक्शन, उसमें ऐसा करते हैं कि जो टॉपर्स कैटेगरी होती है, अच्छा एक टाइम में ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब एक माहौल होता है, लेकिन आप सोचो कि सिर्फ आप टॉपर्स के लिए काम कर रहे हो, सिर्फ एक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, सिर्फ आपको टॉप 10 रैंक निकालने, सुपर 30 की बैच लॉन्च कर दी, जिसमें पढ़ने वाला बच्चा है वो उसी में रहेगा, बाकी के बच्चे नहीं आ सकते। उन्होंने ऐसा सेक्शन डिवाइड करा हुआ है। तो मतलब शिक्षा को भी बांटने का काम किया जा रहा है स्कूल के माध्यम से। यार नहीं ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये मुस्लिम है, आप शिक्षा को भी बांट रहे हो यार, इसको आगे टॉपर है, ये एवरेज है, ये एक टीचर्स के दिमाग में हम ये चीज़ क्यों आनी चाहिए? ये मेरे को तो सही नहीं लगता। कि आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि जो कोटा का सिस्टम है ना, मेरे को लगता है कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे परेशान है, डिप्रेशन है इस वजह से। आप ये सोचो कि डिप्रेशन का इस कदर तक इस टाइम है कि आप सोसाइटी के केस देखेंगे आजकल। तो हमने बहुत टॉप 10 बच्चों को पढ़ाया है, बहुत बच्चे टॉपर रहे हैं। मैंने देखा कि वो जो टॉपर्स बच्चे बहुत हद तक पहुँचे हैं, ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचे हैं, एयरफोर्स में, इंडियज में, और डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, तो वो उस टाइम पे पहुँचने के बाद भी सुसाइड कर ले रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि लाइफ सिर्फ इतनी नहीं थी। और आप ये मत सोचो कि मैं 12th में था यार कि मैं अब आगे नहीं कर पाऊँगा। अगर आप IIT नहीं भी कर पाते, मुझे सोचो फेलियर आदमी, मुझे IIT करनी थी, मेरे सामने परिस्थितियाँ सामने आई, पैसे की वजह से प्रॉब्लम आई, मैं नहीं कर पाया उस चीज़ को, तो क्या ये लाइफ ख़त्म हो जाती है? मेरे साथ भी टाइम था, क्रूशियल टाइम था। मुझे लगा था कि जब मेरा इंडिया में हुआ और इंटरव्यू मैंने दिया, इंटरव्यू में मैं चाहता हूँ वो बैक स्टेज जो हम लोग ने इंटरव्यू वाला चीज़ें देखी थी, NDA वाली, आपने मुझे बताई थी स्टोरी, वो एक बार दोबारा बताएं मुझे कैमरे पे। मैं जब मेरा सपना टूट गया कि मैं IIT नहीं कर सकता पैसों की वजह से, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है। मैंने NDA का पेपर देखा। NDA का जब मैंने पेपर देखा तो मुझे लगा यार उसमें मैथमेटिक्स अच्छी, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी नो डाउट स्टार्टिंग से ही। तो मुझे लगा कि यार इसमें मैथ्स थोड़ी इजी है इन कंपेयर टू IIT। बहुत बच्चे सोचते हैं कि IIT करूँ या फिर NDA करूँ, तो उनके लिए है कि वो सोचते हैं कि, तो NDA में था कि मुझे थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस थोड़ा इजी लगे, तो मुझे लगा कि यार नहीं ठीक है, मैं अब NDA को सेलेक्ट करता हूँ। NDA में था कि यार आपको बहुत कम शॉर्ट टाइम में आपको सक्सेस मिल सकती है, आप ऑफिसर्स बन जाते हैं। और मेरी जो
फैमिली का बैकग्राउंड था, जिस हिसाब से जिस कदर परिस्थितियाँ चल रही थी मेरी, मुझे था कि यार अगर मुझे नौकरी मिल गई, मुझे जॉब मिल गई तो मैं सब चीज़ ठीक कर सकता ठीक हूँ ठीक कर सकता हूँ। एक basically, मिडिल हाँ, क्लास हाँ, फैमिली के लिए ये होता है कि अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ ऐसी जॉब शॉर्ट टर्म Stable, में मिल गई तो आप अपनी मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा संभाल सकते हो। मेरी फैमिली जिस कदर तक टूट चुकी थी, बड़े पापा कैंसर के सर्वाइवल और भैया को इंजीनियरिंग करना था, मेरे पास कुछ नहीं था खाने को यार, मुझे सोचना पड़ता। तब मैंने अपने ट्यूशन के कैरियर को स्टार्ट करा। मुझे लगा कि यार एक पेज पे लिखा कि ये ट्यूटोरियल घरों में टीचर पढ़ाने के उपलब्ध, और मैंने उस चीज़ को फ़ोटो कॉपी कराई जाके। नल्ली में फोटो कॉपी कराई थी क्या? 70-75 पैसे में फ़ोटो कॉपी हो जाती है आई थिंक। हाँ। फिर मैंने बेसन लिया और ये जुगाड़ जो लोग देख रहे हैं वो सोचेंगे मैं भी ट्राई करूँगा। बेसन लिया और बेसन को मतलब बॉयल करा, वो उससे वो गम बन जाता है, हाँ, चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता हाँ, है। हाँ। और रात को 3 बजे उठ के एक दोस्त को उठाया, मैं कहा यार चलो पोस्टर चिपकाते हैं। कहन किसकी? मैंने कहा यार अपनी चिपकाते हैं। तो लिखा था उसमें ट्यूटोरियल पे, और पूरे लोकेशन पे मैंने चिपका दी रात को। तो यार लगा कि अब क्या होगा। 2-3 दिन बाद कॉलिंग आने स्टार्ट हुई। जब कॉल आई मेरे पास कि मुझे ट्यूटर चाहिए, इधर मैं नंबर नोट करता था टीचर्स और इधर रखता था कि ट्यूटर्स वाले, तो बस उनको कांटेक्ट कराता था। उनकी फर्स्ट मंथ की जो 50% सैलरी थी वो हम ले लेते थे। जैसे 3000 ट्यूशन हुआ तो 15% फर्स्ट मंथ का हमने ले लिया, 1500 और बाकी का अगले मंथ से वो करे। इससे थोड़े बहुत पैसे आने लगे। तो लाइब्रेरी का थोड़ा बहुत ये था कि लाइब्रेरी को भी पैसे देना था, रूम का रेंट पे निकालना था, घर से पैसे नहीं ले सकते थे, घर पे परिस्थितियाँ ऐसी रही थी। तो उसको लगा कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। महीने के थोड़े 8-10 हज़ार आने लगे मैक्सिमम, उससे रूम का रेंट भी निकल जाता था। और फिर मेरे लिए ट्यूशन आई तो यार मैंने सोचा कि लोगों को भेजता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। तो स्टार्टिंग पहली थी जब मैं 12th पास किया था। पढ़ाने का पैशन शुरू से रहा है। तो एक मेरे पास ट्यूशन आया, और उनके पिताजी भी SIT लखनऊ में थे, इंस्पेक्टर थे। तो उनको क्लास 11 का पढ़ाना था। जब आप 12th पास किए हो और आपको 12th के तुरंत बाद किसी 12th के बच्चे को पढ़ाना है, तो आपके लिए थोड़ा सा डर लगता है। मुझे लगा यार मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। बिल्कुल ये होता है किसी जब भी आप स्टार्ट करेंगे किसी चीज़ को, स्टार्ट में डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। उसी टाइम आपको डिसाइड करना है कि इसको मैं कर ले जाऊंगा, करना है तो आप कर ले जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि यार इस काम में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने दोस्तों के बीच में मैं डिस्कस करता था। तो मैंने यार सोचा कि ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट किया। जो फर्स्ट मंथ की सैलरी आई, मैंने पेमेंट जाया 3000, मुझे सोचा इस पैसे क्या करना है। अच्छा, जब आपके पास कभी पैसे नहीं थे खाते में, आज आपको लगे यार कि इतना पैसे इसका क्या करूं। हाँ, मैंने सोचा कि यार इस पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जितने भी ट्यूटर्स के टीचर थे, जो अच्छे टीचर्स जिनकी रेटिंग अच्छी थी, उनको उठाया, उनको बुलाया, उनके साथ काम किया। कहा कोचिंग पढ़ाते हैं, अब ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं, एक एक बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। विज़न पहले से क्लियर था, हमेशा से विज़न क्लियर था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, मैक्सिमम तक स्टूडेंट तक पहुँचना है, पढ़ाना। हाँ। उस टाइम डिसाइड किया कि नहीं यार पढ़ाते हैं बच्चों को। उस टाइम डिसाइड किया कि कोचिंग खोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँचाते हैं। कोविड का सेकंड स्टेज ही खुला था। एक फर्स्ट स्टेज खुला था, फिर सेकंड स्टेज आया, बंद हो गया। हाँ। फ़ोन कर रहे हैं रेंट वाले, बिल्डिंग जिनकी ली थी, भैया पैसा दे दीजिए। शिट। पैसा नहीं देंगे तो सामान बेच जाइए। उस टाइम भी खाने के फिर लाले पड़ गए, सब जो भी था सब बंद हो गया, ट्यूटोरियल ठप हो गया, सब ठप हो गया। लगा कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। फिर लगा बहुत टाइम था, बहुत टेंशन था, घर पे क्या जवाब देंगे, घर वालों से फिर पैसा लेना पड़ेगा क्या। फिर एक पैसों की तंगी जो दिमाग में आई ना, 2 टारगेट था कि यार या तो पैसा कमा लें, और ये पैसा आ रहा है तो पैसा आया फिर चला गया, फिर टूट गया पूरी तरीके से। एक टाइम था जब घर की परिस्थिति से थोड़ा सा उठा था कि शायद मैं घर को सपोर्ट कर पाऊंगा, फिर से टूट गया। बंद कमरे में सोच रहा था यार कि सब बंद कर देते हैं, कुछ नहीं करना, नहीं कर पाएंगे। पढ़ते हैं, शायद एक नौकरी मिल जाएगी तो फिर से परिवार का कुछ हो पाएगा। सोचा कि घर पे फ़ोन किया कि आ रहा हूँ घर पे, नहीं रहना, नहीं मन लग रहा है। घर वालों ने पूछा, भाई सबके माँ बाप पूछते हैं क्यों, क्या हो गया। आपके पिताजी के जेब में 2 रुपए ना हो और
फिर भी आप पूछिए कि पापा आप 10 रुपये चाहिए, आपके पापा के पास नहीं होंगे, किसी से लेके आपको देंगे। अगर आप बता दिए कि पापा आप कोचिंग की फ़ीस नहीं जमा हुई है, वो पिता का संघर्ष होता है कि वो हमेशा इस चीज़ को सोचता है कि पिता का संघर्ष होता है कि वो अगर आपको पढ़ने के लिए, ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, वो कदर जब आपके ऊपर गुजरी हो तो मतलब इस समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके। डिसाइड किया कि फिर से घर से कहना पड़ा कि अब नहीं हो पाएगा कंटिन्यू। भैया लोगों ने कहा नहीं, क्यों, क्या कोई दिक्कत है? कभी कभी आपके पास ना ऐसे तकलीफ़ रहती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर शेयर सकते, नहीं कर सकते। घर पे भी नहीं बता सकते, आप अंदर अंदर घुट रहे होते हो। वो टाइम होता है जब आप टूटने लगते हो। इस टाइम में आपका कोई दोस्त अच्छा निकला, कोई ऐसे निकल के आया। इस टाइम में ऐसे दोस्त होते हैं कि जिसको आपको पकड़ के रखना होता है, जो आपको पकड़ के रख पाए। जो आपको पकड़ के रख पाए, जो आपको प्रेसिडेंट को समझ पाए। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ से आप बाउंस बैक कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि फिर मैंने डिसाइड किया यार नहीं, एक टाइम है, खुद को बिल्ड करना है। फिर उसी टाइम में ऐसा होता है कि मेरे पास एक जगह से कॉल आती है कि सर आपको पढ़ाना है, हम ऑनलाइन काम करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया उस दिन से ऑनलाइन करियर। पहले डर रहा था स्टार्टिंग। अचानक से आया। नहीं, मेरे काम को लोग देख रहे थे, उस एरिया में ही था वो संस्था। ट्यूशन चला के आपने उतना बना लिया था कि लोग जानते जाने थे कि लगे हैं। पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है। लोगों के पास रिव्यू जाते हैं मार्केट में कि कोई आया है मार्केट में। जब आप बड़े मार्केट में हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है, जब ऐसी छोटी मछली उछल कूद मचाने लगती है तो बड़ी मछली को लगता है मार्केट में आखिर है कौन। अरे बाप रे। ओके ओके ओके। तो बड़ी मछली भी तिल बनाने लगती है कि नहीं इसको तो खाना पड़ेगा। जब आपको खा नहीं पाती तो सोचती है इसको साथ रखो नहीं तो मुझे भी खा जाएगी। तो उस बड़ी मछली जो उस टाइम में थी तो उसने कहा नहीं साथ में काम करते हैं। तो स्टार्ट किया, बच्चों ने पसंद करना स्टार्ट किया, लोगों के लिए काम किया। अच्छा, जब एक टाइम था जब आप एकदम टूट चुके थे, तब आपका कौन साथ में था? वेरी शॉकिंग क्वेश्चंस यार। ऐसे टाइम में यार दोस्त होता है जो आपके साथ खड़ा होता है कि जब आप कुछ नहीं कर पाते हो। ऐसे टाइम में आई थिंक मैं समझता हूँ या तो आपके माँ बाप। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछा हूँ ना, क्योंकि हर स्टूडेंट जो सब देख रहा है वीडियो, कहीं ना कहीं डिप्रेशन से है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन है स्टूडेंट्स को, पता नहीं क्यों। चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो IIT का हो, पास आउट हो चुका हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बच्चा होता है, और हमेशा बच्चे को कहता हूँ कि पिता का संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो आप जब भी बहुत डिप्रेशन में हो, खुल के यार कुछ भी हो, आपने आपके लाइफ से लड़की गई हो, आपके लाइफ से पैसे आपके खाते से चले गए हो, आप एकदम टूट चुके हो, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा यार, तो आप अपने माँ बाप से खुल के कहो यार। माँ बाप ऐसे हैं इस दुनिया में, माँ बाप के अलावा कोई आपका सगा नहीं है। दोस्त भी है, बट समटाइम्स जिस दिन दोस्त का थोड़ा सा जब आपका हमेशा से होने लगेगा यार हमेशा ये बात करता है, फिर वो आपको छोड़ देंगे। तो आपको जब भी डिप्रेशन में आप जाएं, आप ये सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता यार, नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, तो आप एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखिए। आपने कंसिस्टेंसी रखी है, कल को आपको 2 रोटी मिलेगी, अपनी रोटी बढ़ाते जाओ, अपनी भूख बढ़ाते जाओ। आज आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, कल 4.5 पढ़ो, 5 घंटे, लेकिन 4 घंटे से कम मत पढ़ो, 5 घंटे से कम मत पढ़ो। वो कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ होती है, मैं हमेशा समझता हूँ कि आप इस चीज़ को अगर मेंटेन रख पाए तो फिर आपको आपका विज़न कितना भी बड़ा हो, आपका वो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन 4 घंटे मैं कहता हूँ 5-6 घंटे पढ़ाई कर लो, फिर दोस्तों के साथ मस्ती करो, कुछ भी करो, कौन दुनिया पूछने जा रहा है। और दुनिया हमेशा रिजल्ट देखती है, प्रमाण देखती है, रिजल्ट चाहती है, परिणाम क्या है, आप उसके बीच में क्या किए क्या नहीं। गाँव में अक्सर होता है, मतलब गाँव से सेम यहाँ पे कुछ बदला नहीं है। मतलब हमेशा होता है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर जैसे हमारे अगल बगल की बहुत से ऐसा क्यों लग रहा है ये स्टूडेंट की बातें हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा डीप जा रही है हम लोग। यार साहिल भाई मैं कहता हूँ ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि बगल में किसी को जॉब लग गई ना, गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो घर वाले
और पड़ोसी लोग ताना देने लगते हैं, देखो बहुत पढ़ने में अच्छे थे, कुछ नहीं कर पाए, उसको जॉब मिल गई। एक तो यार ये कंपैरिजन बंद कर दो यार, बस बंद कर दो, आपका कंपेयर किसी से है नहीं, आप ये है नहीं भाई, आप खुद यूनिक हो यार। कुछ नहीं हो। आपको ये क्यों समझ में आता है कि यार कि आपको किसी से कंपेयर करना है नहीं यार, ये चीज़ें इसके साथ ये कर पाया तुम नहीं कर पाए। बहुत से लोग ऐसे हैं गांव में आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार वो फलाने का लड़का देखो कितने अच्छे हैं। जब आप यही दूसरी चीज़ करते हो तो लोगों की राय आपके दिमाग में बदल जाती है, लोगों के दिमाग में आपको लेकर राय बदल जाती है हमेशा। आप देखो डिसाइड करोगे अरे नहीं यार, एक टाइम होता है कि जब जो टॉपर था आज कहाँ है उसको देख लो, लेकिन आप जब स्टार्ट करोगे, जब आप अपने आप को बढ़ाओगे तो वो टाइम आएगा कि यार लोग अपना नज़रिया बदल देंगे। वो कहते हैं ना कि नज़र का इलाज है नज़रिए का नहीं। तो लोग क्या कहते हैं ये जब आप सोचेंगे तो लोग, फिर लोगों का काम क्या रह जाएगा। आपको उस भीड़ से निकलना पड़ेगा। आपको राजा बनना है तो राजा की तरह सोचो, और राजा की तरह राज करना है तो अपने अंदर की ताकत को समझो। अंदर की ताकत को जितना मजबूत कर पाओगे आप, वही लड़ाई आपके सबसे बुरे वक्त में काम आएगी। बिल्कुल। अच्छा एक सवाल मेरा ये पर्सनल हो गया थोड़ा सा, कि वो वाला पर्सनल ही है मेरा स्टूडेंट वाला पर्सनल, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, कि क्यों स्कूल्स में पढ़ाई को बच्चे नहीं मान के कोचिंग की पढ़ाई को ज़्यादा ऊपर ले जा रहे हैं। बच्चों की नज़र में क्यों स्कूल के टीचर्स के लिए कोई इज्जत नहीं है और कोचिंग के स्टूडेंट टीचर्स की ज़्यादा इज्जत हो रही है। यूट्यूब के टीचर्स मतलब जो उनको बाहर से पढ़ा रहे हैं उनको, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चा नहीं जा रहा है टीचर्स के पास। जब बच्चा जिस टीचर के पास जा रहा है, रोज़ जा रहा है, उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं बन पा रही है। जो बच्चा मतलब ऐसा चाह रहा है कि खुद से मुझे पढ़ाए, वो टीचर मुझे पढ़ाए, उसके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा जा रही है। क्यों डिफरेंस हो रहा है? और क्यों कुछ टीचर्स इससे परेशान हो जाते हैं कि हमको इज्जत नहीं मिल रही? नहीं देखिए, आपका सवाल काफ़ियों को किसी हद तक चोट पहुंचा सकती है अगर एज अ टीचर मैं कहूँगा सच में, क्योंकि जो ऑफलाइन के टीचर्स होंगे, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन का टीचर रहा हूँ, तो मुझे दोनों एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। ऑफलाइन की ऑनलाइन की बात नहीं है नहीं मतलब ये कह रहा हूँ कि जो इंटरेक्ट नहीं होते बहुत से ऐसे हैं हाँ। कि लोग, जैसे आपने कहा कि कोचिंग्स में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और स्कूल से यहाँ फिर, क्योंकि मैंने लाइव देखा है ना, मेरे के सामने बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ना है भाई, कोचिंग वाले सर पढ़ा देंगे, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोचिंग में समझ में आ जाएगा। ये लाइन मैंने सुनी है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कोचिंग समझ में आ जाएगा। क्यों होता है कि देखो एज ए टीचर अगर इस बात को, ये मुझे बोलना नहीं था मेरे ख्याल से सही बात है, ये चीज़ नहीं बोलनी थी, लेकिन नो डाउट बहुत से स्कूल हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ आप पढ़िए और आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर कोचिंग ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप थोड़ा सा किसी एक सेक्शन में, किसी एक पार्ट में वीक होते हो। और आप हमेशा सोचो कि आप हर चीज़ की कोचिंग नहीं लगा के घूम रहे हो। स्कूल्स में इतना सफिशिएंट पढ़ाया जा सकता है। अब कुछ स्कूल्स के साथ ये डार्क रियलिटी रही है हमेशा के लिए कि उनके पास हर सब्जेक्ट के अच्छे टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं, चाहे वो गार्जियन से पैसा ले रहे हैं और उस चीज़ को उस जरूरत नहीं कर पा रहे हैं। वही चीज़ है कोचिंग्स में, क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के एक स्पेसिफिक टीचर होते हैं और सिर्फ वही पढ़ा रहे होते हैं जिनमें उनका नॉलेज सबसे ज़्यादा है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाते रहिए बच्चे को, वही सेम चीज़ें बताते रहिए, वो नहीं अच्छी लगती बच्चों को। पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका बदलना चाहिए। आने वाले टाइम में हमेशा ऐसा होगा, देखिएगा कि आप ये सोचो कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो, तो मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए टीचर्स का भी, कि जब आप पढ़ा रहे हो यार तो पढ़ाने के टाइम में आप उसको ऐसे जोड़ो कि आपके लाइफ से रिलेट कर पाओ। आप समटाइम्स आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, आपके पास वो टॉपिक्स है, आप बच्चों को समझाना चाह रहे हो, आप सोचो कि बार बार अगर वो चीज़ कभी बच्चा घर में भी जाके देखे तो आपकी याद आ जाए, आपकी इमेज सेट हो जाए कि यार ये मैं क्लास में पढ़ के आया था, सर ये बताया था मुझे। वो तरीका टीचर्स को ढूंढना पड़ेगा। ये क्रिएटिविटी तब आती है जब आप खुद पे रोज़ मेहनत करते हो। मैं आज भी 2-4 घंटे अपने सब्जेक्ट पे देता हूँ। स्टार्टिंग में मैं क्या था मैं सोचता हूँ आज मैं क्या हूँ, और आने वाले टाइम में और कितना बेटर कर सकता हूँ। हर टीचर्स को लर्निंग में रहना चाहिए। जब आप अपने आप को टाइम देते हैं तो, और जिसको आप टाइम देंगे यार वो आपका होगा। और आप सोचो, बिल्कुल मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप सोचो कि आपने जिसको टाइम दिया है वो आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस वजह से आप जिसको टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा। आज नहीं होगा कल हो जाएगा।
अभी ऐसा नहीं है कि अगला आपसे टाइम ही नहीं चाहता है, आप उसको टाइम ही दे जा रहे हो। बहुत बच्चे हैं कि बहुत सवाल करते हैं, सर क्लास में लड़की धोखा दे दी गई, समझने वाले समझ जाओ भाई। ब्रेकअप हो गया सर मेरा। हम्म, मैं कहता हूँ कि क्या ब्रेकअप हो गया तुम्हारा? जिस माँ बाप ने तुमको बचपन से लेकर इतना बड़ा कर दिया कि तुम ये समझ पाओ कि प्रेम क्या है, आज वो 10 महीने की आई हुई तुमको दिखा के चली गई, तुम्हारा काट के चली गई, और तुम इस चीज़ को सोच रहे हो कि यार नहीं यार छोड़ के चली गई सर, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत टाइम में कॉल्स आते हैं कि सर वो नहीं हो पा रहा है कंटिन्यू, सर कैसे करें। यार उस माँ बाप ने आपको इतना प्यार दिया, उसको आपको नहीं लगता है कि आपने बदले में कितना दिया उनको प्यार, कितना टाइम दे दिया आपने? अच्छा, ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ है आपका कि स्टूडेंट्स ने अपनी ये चीज़ बताई हो आपको सामने? हाँ ऐसा हुआ था, एक हो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम टाइम चल रहा था, एक बच्चा था जिसका वो प्रॉपर कांटेक्ट में था किसी लड़की के, अचानक से फ़ोन करके रोने लगा। मैंने कहा वो रो क्यों रहा है, कोई बात है? मुझे लगा कि हो सकता है कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कुछ और बात हो सकती है, पैसों की दिक्कत हो। लेकिन वो बताया कि सर कि सर मुझे छोड़ के चली गई और मैं कंटिन्यू, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा, बोर्ड एग्ज़ाम पास, सर बहुत प्रेशर है, क्या करूँ? तो मैंने उससे यही कहा कि जिसको तुम इतना टाइम दिए, बदले में तुम्हें क्या मिला? क्या मिला तुम्हें बदले में? मुंतशिर जी की लाइन है जी, कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जिसको ठुकरा दिया तूने मिट्टी समझकर, वो लड़का सितारों पर खड़ा है। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ कि आप वो टाइम लाओ ना यार, जिस दिन आप वहाँ पे होंगे लोग आपको पूछेंगे, ऐसे 1000 आएंगे 1000 जाएंगे। अच्छा, लेकिन मेरे को एक चीज़ और लगती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप वगैरह में जा रहे हो तो वो आपको डाउनफॉल दे। ये भी हो सकता है कि वो साथ में ग्रो करें। बिल्कुल हो सकता आपने है। हाँ, ऐसा देखा होगा हमेशा आपने? हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मैंने हमेशा देखा कि आप हमेशा ऐसे पार्टनर्स को चुनो जो आपकी, देखो ये चीज़ गलत नहीं होती, लेकिन आप हमेशा ऐसे पार्टनर का सेलेक्ट करो जो आपको सपोर्ट कर पाए, मोरल सपोर्ट कर पाए कि सर के हिसाब से टाइम वहाँ दो जहाँ टाइम की कदर हो। हाँ जहाँ टाइम की कदर हो रहा है, जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, एटलीस्ट उसको टाइम दो यार। बिल्कुल। और अगर तुम्हारी लाइफ से कोई जा रहा है तो जाने दो यार। ऐसा बनाओ कि उसको लगे कि यार मैंने छोड़ के गलती कर दी, ये होना चाहिए आपके साथ। खैर ऐसा सीन सभी के साथ हो जाता है, एक टाइम में होता है आपको जब आप इस कदर पे होते हैं कि आपको बहुत बनना भी होता है, उस टाइम में गलत चीज़ें भी बच्चों के साथ आती हैं, वो कई गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, और आजकल के चीज़ों में लोग फंस जाते हैं, होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है। लेकिन इस टाइम आप अपने आप को शक्तिशाली बना लेंगे, फिर टाइम आप ही का है। और जिस दिन टाइम आ जाएगा, फिर बहुत से ऐसे लोग रहे हैं यार, सक्सेसफुल लोग रहे हैं कि जिनको एपीजे अब्दुल कलाम को देख लो, बहुत आइडियल है, हम लोग मानते हैं। बिल्कुल। एक टाइम था, आप सोचो, दिमाग से सोचो कि यार वो आदमी कहता है कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे शादी कब करनी थी। तो आपको जब आप किसी एक ऐसे विज़न के लिए काम करो तो नहीं लगता है, फिर ये सब बहुत पीछे छोड़ जाती हैं। और तुमको लगता है कि तुम्हें कोई छोड़ के चली गई, मैं तो हमेशा कहता हूँ तुम प्यार करने चले थे भाई। जिस लड़के का आप बात बता रहे थे, मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा एक बात बताओ, एक दिन 24 घंटे है तुम्हारे पास, एक दिन निकल जाओ, माँ बाप का पैसे मत लो, अगर तुम अपना पेट भर लेना तो मुझे आके बताना भाई, और प्यार करने चले हो, माँ बाप के पैसों पे सब प्यार करते हैं, प्यार करना है तो अपने पैसों के दम पे करो, पहले कमा दो लो कुछ, तो वो होना चाहिए आपको हमेशा। मैं समझता हूँ कि अगर बहुत से बच्चे ऐसे परेशान होते हैं, जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, हो सकता है कि आपको एक टाइम बाद आपको सेल्फ लव के अलावा किसी से आपको जुड़ने का मौका मिले, या फिर जुड़ जाते हैं। आपके अंदर स्टार्टिंग में आप नहीं समझ पाते हो, अट्रैक्शन होता है, आपसे प्रेम होता है, और आपकी लाइफ से कोई चला जाता है, फिर आपको लगता है कि यहाँ से लाइफ ख़त्म। बच्चे ने मुझे पास कॉल करा कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, ब्रेकअप में सर नहीं पढ़ पाऊँगा, अब मुझे नहीं लगता मैं जी पाऊँगा सर, मुझे बेचैनी। बहुत बच्चों के साथ हो सकता है, फिर होता भी है, होता है। हाँ, डेफिनेटली कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, कोई गार्जियन पेरेंट्स के डर से नहीं बनाता। मैं सोचता हूँ हमेशा कि अगर कोई आपको छोड़ के चला गया तो आपका क्या ले गया। आप ये सोचो, कहते हैं कि त्यागनी पड़ेंगी सारी ख्वाहिशें,
कुछ अलग करने के लिए। सिद्धार्थ ने भी बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगर कहीं ख्वाहिश थी उसको पाने की, गई तो गई, जाने दो यार। कहते हैं ना, जिस रिश्ते को निभा पाना बहुत मुश्किल हो जाए आपके लिए, उस रिश्ते को किसी एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना अच्छा है। तो आपको नहीं सोचना है किसी के लिए कि यहाँ से लाइफ आपकी स्टॉप हो जाएगी। आपके साथ कभी क्रूशियल टाइम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप आज प्रेम में आपके साथ ब्रेकअप, आपका कल को काम खराब हो सकता है, कल के आप गिर सकते हो, आप काम करने निकले हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम जीतते रहोगे, अपने आप में कई बार टूटोगे आप। तो आपको ये डिसाइड करना है कि यार आपको अपनी लाइफ इतनी अच्छे से जीनी है, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से जीना है कि जब आपके साथ कभी गलत हो ना, तो लोग ये नहीं कहें, लोग कहें यार उसका वक्त ख़राब चल रहा था। आदमी ऐसा नहीं है। आपको इतना अपने आप को स्टेबल करना कि जब आपका वक्त ख़राब हो तो लोग कहें नहीं यार उसका टाइम गलत था, जब आपके साथ सही में गलत हो रहा हो तो। और ये टाइम होगा आपके साथ। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ही है ज़िंदगी का असली। आप देखेंगे तो एक टाइम होता है कि जब वो होता है ना कि हार्ट वाली लाइन देखा आपने, ऐसे ऐसे सीधी हो गई तो ख़त्म, लाइफ ख़त्म। तो टाइम होगा यार कि आप गिरोगे हमेशा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते रहो हर टाइम में। तो आपको ये सोचना पड़ेगा जब भी आप चीज़ों को बिल्ड कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, और कोई टीचर्स पढ़ा रहा है, फिर आप कुछ भी कर रहे हो किसी प्रोफेशन में। खासकर मैं बच्चों की बात करता हूँ कि आपको लगता है कि एक टाइम बाद आपको डिप्रेशन आता है, मैं नहीं पढ़ सकता, आज मेरे परसेंटेज ख़राब हो गए। नहीं यार, इट डजेंट मैटर। ये वो नहीं थी। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बहुत कम परसेंटेज हैं, आज वो टॉप की कंपनीज में हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ये देखो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बहुत पढ़े लिखे और आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, इट डजेंट मीन यार, मैं कहता हूँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी कुछ नहीं कर पाते। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से कि यार डिग्रियाँ तो खर्चे की तालीम की रसीद है, किरदार वही है, टैलेंट वही जो आपके किरदार में झलके। मैं हमेशा कहता हूँ कि डिग्रियाँ हैं जो आप जिसको सोच रहे हो वही खर्च कर रहे हैं आप। डिग्रियाँ एक खर्चे की तालीम की रसीद है, टैलेंट वही जो आपके किरदार में झलके यार। जो स्किल आपके अंदर सेट है उसके लिए क्या सोचना। बहुत बढ़िया बहुत क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भवित भी संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही यार। तो आपको सोचना पड़ेगा हमेशा, हर टाइम में आपको बाउंस बैक करने की क्षमता होनी चाहिए। यू शुड हैव टू रियलाइज दिस कि मुझे इस पे ऑन करना है, मैंने इसको स्टार्ट करा था, कल मैं बिल्ड करूंगा इस चीज़ को, और करोगे, और दुनिया की फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती यार। बिल्कुल, कोई भी आ जाए। फिर जब आप किसी काम को बहुत ईमानदारी से करते हो, बहुत इन्वॉल्व होकर कर सकते हो, ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। जब किसी काम में घुस जाते हो ना एकदम, तो ऊपर से भी डायरेक्शन आती है, भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। हाँ, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज़ को हमेशा अपने आप को, बच्चों के लिए है कि ज़्यादा वो हमेशा परेशान रहते हैं, सर कुछ दो लाइनें, तो उन्हीं के लिए रहता है कभी। अच्छा, मतलब कि इनके अगर आप लेक्चर्स देखते होंगे, आप लोग देखते ही होंगे तो भैया पढ़ाते पढ़ाते ना बीच में चलो एक शायरी हो जाए बच्चे बोलते हैं। नहीं, डेफिनेटली देखो क्या होता है कि आप एक घंटे की क्लास में, मैं तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे क्लास लगातार लिया हूँ। हाँ, मैराथन वगैरह ना, बहुत लंबी क्लासेस चलती हैं। कभी कभी तो दिमाग में आता है कि 12 घंटे क्लास, फिर सुबह हुआ फिर क्लास ले ली। मैंने एग्जाम टाइम में 24-24 घंटे क्लास ली, मतलब अब 24 घंटे का मतलब नहीं, आधे घंटे की ब्रेक ले लिया बस, ताकि बच्चों को गैप मिल पाए। तो वो आपको करना पड़ता है। लेकिन आपको ये मत सोचिए कि यार कि नहीं यार आज 12 घंटे काम करना है। तो जब आप ये सोच रहे हो कि बच्चा 12 घंटे सिर्फ क्या पढ़ेगा, तो बीच में एक लाइन, और टीचर्स को यार हमेशा क्लास को हमें एंटरटेनमेंट नहीं करना है, एडुटेनमेंट करना है, मनोरंजन नहीं करना, मनोरंजन करना है। अच्छा, कुछ नया सुनने को मिला आज भाई। तो आप हमेशा ना आप पढ़ रहे हो तो आपको ये करना चाहिए कि आप टीचर्स हो, आप बच्चों के लिए क्या दे पा रहे हो, सिर्फ पढ़ा रहे हो यार, बच्चा आपको दूर से बैठ के क्यों देखे। आप थोड़ी सी तो क्लास में क्रिएटिविटी ला सकते हो, थोड़ा सा अलग कर सकते हो, थोड़ा सा यार बच्चों के साथ, बच्चा हंसते हंसते, कोई फिजिक्स जैसा यार, फिजिक्स सब्जेक्ट है, हाँ, बच्चे के दिमाग में ऐसे सेट है यार। अरे यार, लेकिन आपने तो बताया था कि आप मैथ्स के मास्टर, मतलब मैथ्स में आपने पीएचडी करी है, अब आप फिजिक्स में कैसे आ गए? हाँ, मेरा बेसिकली हाँ मास्टर मैथमेटिक्स में है, डिस्कस हुआ था आपसे। लेकिन मैं फिजिक्स से क्यों चुना, क्या होता है कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है, बहुत लोगों की लाइफ स्टोरी पढ़ी है कि बहुत आज के ज़माने में 85% से ज़्यादा लोग हैं जो इस स्किल पे काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। उन्होंने पढ़ा कुछ और था, आज किसी और के लिए काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि यार अगर आपका किसी काम को करने में मन लग रहा है, आप मत सोचो कि मैंने इसलिए पढ़ाई करी थी। आपने पढ़ा वो अलग चीज़ है। अब मैंने मैथमेटिक्स करी, मेरी स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स अच्छी थी, बट मुझे फिजिक्स पढ़ाने में थोड़ा सा अलग मज़ा आता था।
मैं फिजिक्स को थोड़ा सा ये महसूस, मैं कोई चीज़ देखता तो मुझे लगता है ना इसमें भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, फिजिक्स को और अच्छा कर सकते हैं। हम्म, तो मतलब मैंने कई दफ़ा देखा है कि मैं फिजिक्स को थोड़ा सा मज़े के तौर पे लेता हूँ, बच्चों को चाहता हूँ कि बच्चों को मज़ा आए और सर। तभी आप एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते हैं, है ना, ये हाँ। वीडियोस में एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स में होते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि पुराने टीचर जो हैं, पुराने नहीं कह सकते, लेकिन एक टीचर का माइंडसेट होता है कि बच्चों को पढ़ा के छोड़ दें, जैसे अभी जो चल रहा है। लेकिन जो अभी के टीचर आ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, जो हमारी जनरेशन से टीचर आ रहे हैं, वो लोग भाई कॉन्सेप्ट के अंदर जाके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भी बच्चों को भाई समझ में आ जाए कि क्या सीन है, क्या एक्चुअली कैसे वर्क करता है। अब पेपर में लिखा तो सब लोग बोल के बता देंगे, एक्चुअली करके दिखाना वो चीज़ अलग होती है। बहुत अलग होती और ये भैया बहुत अच्छे से कर रहे हैं। है। और ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ कि एक्सपेरिमेंट के लिए मैं तो आउटडोर शूट के लिए गया हुआ था। तो मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा, जब मैं करता हूँ पढ़ाते वक्त, तो पढ़ाने के दौरान लगता है कि अब बच्चा इस कंसेप्ट को सिर्फ पढ़ाने से नहीं सीख सकता। और मैंने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो मैंने एक्सपेरिमेंट को आउटडोर शूट करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो बच्चा बाहर बहुत देख रहा है। मैं ट्रेन की पटरी से रिगार्डिंग एक थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक है फिजिक्स में, हाँ, उसमें प्रसार करके, तो उसके लिए रेल की पटरी पे मैं गया हुआ था। मैंने कई वीडियोस बनाए, उससे काफ़ी अच्छा बच्चों का प्यार सपोर्ट भी मिला। उसमें था कि मैं ट्रेन के नीचे जाके वीडियो बना रहा था, उस टाइम बच गया। एक दिन हुआ क्या कि मैं बना रहा था और मेरा क्या साथ में कैमरामैन था, तो वो शूट कर रहा था। तो एक उधर से आरपीएफ का कांस्टेबल था, तो मेरे अंदर वैसे भी रहता है कि ठीक है जो होगा देख लेंगे और हमेशा करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगा कि वो मेरी वजह से आ रहा है। नॉर्मली है कि इस चीज़ को गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करते कि आप, और जिस पटरी में बना रहा था वो पटरी चालू थी उस टाइम, ट्रेन कभी भी आ सकती थी। अरे भाई, फिर मुंह में गया तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर थे, वो आरपीएफ का था। तो उसने कहा कि क्या करते हैं आप, और आपको पता है अलाउड नहीं है, आपके साथ रिस्क होता, कल आपकी जान को खतरा था, तो ऐसा काम क्यों करते हो। उसको लगा कि ऐसे ही, मैंने उनको बताया कि नहीं मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आपने वीडियोस वगैरह दिखाए उनको? और हाँ, और वीडियोस दिखा के यार तुम तो बहुत खतरनाक आदमी हो, जान जोखिम में डाल देते हो बच्चों के लिए। मैंने कहा नहीं, इसमें मज़ा आता है थोड़ा मैंने कहा इसको जब बच्चा करेगा उसमें हम लोग डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि इस चीज़ को आप घर पे ट्राई ना करें, कहीं भी ट्राई कहीं एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत घातक साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो मैंने ऐसे ट्राई कर उनको बताया, फिर मैंने बताया कि नहीं मैं टीचर हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो उन्होंने उसने लिखा कि नहीं फाइन कहा कि फ़ाइन कर सकते हैं आपके ऊपर। एक समय लगा, मैंने कहा देखिए सर, बात किया कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चाहते हैं, मैंने उनको बनाया कि आज की जनरेशन सिर्फ पढ़ाई से नहीं सीख सकती। उसने उस चीज़ की रिस्पेक्ट करी। तो फिर उसने कहा ठीक है आज लिख के दो कि लेकिन ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, खास करके आप ट्रेन के साथ ऐसा नहीं करेंगे, ये चीज़ें 100% इलीगल है। तो मैंने उनसे सॉरी बोला और लिख के भी दिया कि नहीं करूँगा ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं सर इट्स ओके। फिर उन्होंने फ़ोटो भी मेरे साथ जब देखा कि मतलब वो है कि शूट करा के मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा कि आप मिले थे सर। अच्छा फैन इंटरेक्शन भी हो रहा है। फिर उसने फ़ोटो क्लिक कराई मेरे साथ, मेरे पास फ़ोटो भी वो गैलरी में पड़ी होगी, है ना। तो उसने फ़ोटो क्लिक कराई कि यार कितना अच्छा काम कर रहे हो, है ना। तो लोग अप्रिसिएट करते हैं जब कोई आप अच्छा काम कर रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि आप कोई अगर एक ऐसा काम है जो लोगों के लिए है, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल। और करना चाहिए, मुझे लगता है ये इस वजह से ये ऐसा इंसिडेंट आपने कहा अचानक से वो याद आ गया। तो अब आते हैं अपने पॉडकास्ट के एक ऐसे सेगमेंट में जिसमें कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आपको भी और मेरे को भी। सेगमेंट का नाम है नेम ऑन फायर। इसमें हम लोग एक नाम देंगे और उस पर आपको टिप्पणी करनी है। बेसिकली जो भी आप थिंकिंग रखते हैं, जो भी आपकी सोच है उस नाम के प्रति, वो आपको व्यक्त करना है। ये चीज़ आपने मेरे से डिस्कस नहीं की थी पहले। तो पहला नाम जो है, हम लोग रैंडमली कोई भी नाम ले सकते हैं और आपसे आपके फील्ड से भी रिलेटेड दे सकते हैं। सबसे पहला नाम है नरेंद्र मोदी। ही इज़ अ गुड प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है कि आपको एक घर चलाने के लिए एक अच्छा मुखिया चाहिए होता है, और आपको एक देश चलाने के लिए तो आपको एक सरदार की ज़रूरत पड़ती है। वो आदमी वो सरदार है। और मैं मानता हूँ कि लाख बुराइयाँ लोगों में हों, अच्छाइयाँ हों, लोगों के ऊपर गलत भी ब्लेम उठते हैं, सही भी उठते हैं। ये पॉलिटिक्स का मुद्दा रहा है। मेरा वो उनसे कोई लेना देना नहीं है कि पॉलिटिक्स में मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी पार्टी को। मेरा पॉलिटिक्स से वैसे भी बहुत खास नहीं रिश्ता रहा है। बट ये है कि मुझे लगता है कि वो हमारे एक देश के अच्छे मुखिया हैं, एक अच्छे सरदार हैं। ओके। अच्छा, आपके इंडस्ट्री से ना एक बहुत बड़ा नाम आता है, भले ही वो डिफरेंट को कंपनीज का मामला है, लेकिन फिर भी बड़ा नाम है। अलक पांडे सर, अपने प्रयागराज से
उनके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, बेसिक में भी एक इलाहाबादी हूँ। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इलाहाबादी के खून में ज़्यादातर रिवॉल्यूशन लाने का ज़्यादा बड़ा वो जुनून होता है। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने उनको हमेशा देखा है कि नो डाउट आप ये इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता कभी भी कि वो आदमी इस कदर तक लोगों से लड़ा है, परिस्थितियों से लड़ा है, कि आज हम ये कह सकते हैं कि भारत का हर वो गरीब बच्चा जहाँ शिक्षा की कमी को पूरा कर सकता है वो आदमी, और उन्होंने इसके लिए काम तो ज़रूर किया है कि हर वो गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है कम फीस में। बिल्कुल। इस चीज़ के लिए रेवोल्यूशन आया है और उन्होंने काम किया लोगों के लिए, नो डाउट ही इज़ अ गुड मैन और कीप स्ट्रगलिंग। मैं अभी भी देखता हूँ बहुत संघर्ष करते हैं। बिल्कुल। एक इलाहाबादी दूसरे इलाहाबादी से तीसरे इलाहाबादी के बारे में पूछ रहा है। ओके, आवाज़ हो जा सर। डॉन टीचर कह सकते हैं कि एक टीचर ऐसा भी होना चाहिए जो आपको इस बात को रियलाइज़ कराए कि सिर्फ आप पढ़े लिखे मूर्ख नहीं हैं। अच्छा, लेकिन पढ़ाई उनके ना कुछ ऐसे रील्स वायरल होते हैं जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये उटपटांग चीज़ें भी बोलते हैं कभी कभी। मैं कहता हूँ कि बोलना चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ऊट पटांग हो गया। मैं कहता हूँ कि आप ये सोचो कि अगर पढ़े लिखे लोग सही डायरेक्शन में चीज़ों को ले जा रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा अपने बात को बोल्ड तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ ऊट पटांग कहाँ से हो गई। हाँ मतलब ठीक है, सबका अपना परसेप्शन होता है, बट यार मेरा मानना है कि पढ़ाने के अलावा कि आप पढ़ाने के साथ साथ अगर बच्चों को इस चीज़ के लिए ताकत देते हो कि एजुकेशन वाकई में आपके लिए एक ताकत की चीज़ है ना, तो उनको मैं देखता हूँ कि ये तो है कि भाई पढ़े लिखे लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आवाज़ ओझा सर से अभी मिला नहीं हूँ, हालांकि मैंने देखा है काफ़ी उनकी रील्स अच्छी जाती हैं। बिल्कुल। खान सर। खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका काफ़ी नाम रहा है। मैंने उनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं फिजिक्स की। उन्होंने काफ़ी टाइम हर टीचर के साथ हो सकता है, उन्होंने देखो हर आदमी हर डिपार्टमेंट में हर जगह सही नहीं हो सकता। उनका पढ़ाने का तरीका जो है वो बहुत ही यूनिक है और मैं इससे बहुत इंटरेक्ट कर पाता हूँ कि जब आप पढ़ा रहे हो तो आपका पढ़ाने का तरीका इतना सरल होना चाहिए कि सब्जेक्ट कितना भी कठिन हो वो सरल ही लगनी चाहिए। क्योंकि आप किसी चीज़ को, गार्जियन भी काम करते हैं बच्चों पे ब्लेम डाल के नहीं पढ़ो पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ाई होती। वो अगर आप किसी चीज़ को बोझ की तरीके से लेके चलोगे तो वो चीज़ आप भले प्रेजेंट टाइम में कर ले जाओगे लेकिन लॉन्ग टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा यूनिक रहता है बच्चों के सामने। वो ऐसे टीचर्स होने चाहिए, है ना। मैं हमेशा अप्रिशिएट करूँगा। विकास दिव्य कीर्ति सर। मुझे लगता है कि अ मैन हु इज़ जीरो हेटर्स, मुझे नहीं लगता है कि एक ऐसा आदमी जिसके कोई भी एक हेटर्स होगा, चाहे वो टीचर्स को लेकर भी हो। मैं कहता हूँ कि विकास दिव्य कीर्ति सर का कि अगर जितनी भी लाइन्स हैं, जितनी भी लाइन्स वो बोलते हैं या फिर जितना भी उनका लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, चाहे टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, बच्चों को जब वो बताते हैं उनका 10% भी नॉलेज अगर बच्चा मजबूती से पकड़ ले तो अपने आप में एक राजा होगा यार। वो उनकी चीज़ें अलग रहती हैं और उनका जो पेशेंस है, धैर्य नाम की चीज़ है उनके अंदर, किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपके पास परिस्थिति कैसे भी हो लेकिन आपको हमेशा धैर्य से काम लेना है। ये चीज़ आप विकास दिव्य कीर्ति सर से सीख सकते हैं यार। बिल्कुल। व्हाट अ मैन। इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम कौन सा है? यूपीएससी। यूपीएससी क्यों? आईआईटी जेईई क्यों नहीं? आईआईटी जेईई भी है। अगर बच्चा 12th में आप देखें तो बेसिक में मैं हमेशा एक स्टूडेंट रहा हूँ, आज भी स्टूडेंट ही हूँ। ऐसा नहीं है कि टीचर बन गया तो टीचर हो गया, आज भी सीखता हूँ कुछ ना कुछ। और आदमी को अपना लर्निंग का प्रोसेस नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो बच्चों के लिए, जो बच्चा 12th में है तो उसके लिए सबसे टफेस्ट आईआईटी है, बिल्कुल है, आईआईटी एग्ज़ाम है। बट आप यूपीएससी को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। यूपीएससी ने कहते हैं ना कि दिल टूटता है तो सीधी यूपीएससी निकलता है। ओहो भाई। ठीक है। तो मतलब आईआईटी भी है, ऐसा नहीं, बट
अगर मैं आईटी को आज टफ कहूँगा तो आने वाले जो अपकमिंग बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको आईटी का टफ मान लेंगे, टफ है यार, नहीं हो सकता। तो भाई तुमने टफ नहीं कर लिया तो तुमसे हीरो कौन होगा भाई? तो ये कहने का मतलब है कि लोग यूपीएससी का अपना अलग क्रेज़ है। क्रेज़ है। बिल्कुल। अच्छा, एग्ज़ाम्स के बारे में जब बात आई तो उसमें ये भी होता है कि काफ़ी बार इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रखी हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स और टीचर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं एजुकेशन इंडस्ट्री से। काफ़ी सारी ट्रेजरीज हो चुकी है, आप लोग को भी हाल ही पता होगा जितने भी केसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी जो कराती कंडक्ट, नीट स्कैम हुआ, और भी क्योंकि एक बार नीट स्कैम हुआ ना उसके बाद से कई और भी एग्ज़ाम्स में उन्होंने ठीक से परफॉर्म नहीं कंडक्ट नहीं करा पाया। मुझे लगता है कि हमारे देश में शिक्षा को अब मजाक बना लिया गया है। मैं हमेशा देखता हूँ कि शिक्षा को इस नज़रिए से कभी नहीं देखना चाहिए कि वो किसी भी एंगल से, चाहे वो शिक्षा कभी, क्योंकि शिक्षा बांटने का काम नहीं करती, शिक्षा जोड़ने का काम करती है। शिक्षक हमेशा समाज का दर्पण रहा है, डेफिनेटली, क्योंकि वो जो करेगा वही लोगों के पास पहुंचेगा मैसेज। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे हमारे पास NEP आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, नई शिक्षा नीति आने के बाद हम लोगों ने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे हुए। मैंने हमेशा देखा है कि अच्छा इसके पीछे का रीज़न है, लॉजिक जो लोग नहीं समझते हैं, लोग ब्लेम करते हैं। सिस्टम के साथ तो है, लेकिन सिस्टम बना कौन रहा है? आप देखो कि आप एक पिता को संस्कार नहीं सिखा सकते, लेकिन आने वाली जनरेशन को आप ये ज़रूर बता सकते हैं, आने वाली जनरेशन के अंदर आप वो संस्कार दे सकते हैं। वो धीरे धीरे आ जाएगी, एक दिन में अचानक से नहीं होगा कुछ, लेकिन हाँ ये होगा। आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि स्कैम्स को लेके हर एग्ज़ाम में, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है लगभग जिसमें कुछ ना कुछ, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट अच्छे से नहीं हुआ, हो भी गया तो रिजल्ट्स आने में प्रॉब्लम्स आ गई, रिजल्ट्स में स्कैम हो गया। आपने नीट में देखा, सेम परसेंटाइल के काफ़ी बच्चे सेम एरिया से, मतलब सेम एरिया से। सोचिए कि NTA जैसे, अब आप सोचो कि यूपीएससी को लेके लोग ने प्रोटेस्ट करा, भाई क्यों ना करे? एक मिडिल क्लास का फैमिली, कोई एक घर से, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को क्या चाहिए, आजकल गार्जियन भी थोड़ा गलत करते हैं। मैं हमेशा टोकना चाहता हूँ कि उन बच्चों को ब्लेम करते हैं। मैं थोड़ा सा डिपार्ट अलग है, जा रहा है थोड़ा सा, बट मैंने हमेशा देखा कि वो ब्लेम करते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है उनके लिए। वो ना बच्चे के अंदर की एक जो प्रतिभा होती है कुछ करने की, उसको मार देते हैं, जबकि बच्चा नहीं चाहता। और जब 7-8 साल तैयारी करने के बाद आपको एक सरकारी नौकरी मिल गई तो क्या मिल गया? आपने वो चीज़, स्क्रीन टाइम आपने छोड़ दिया, जो आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा, उस चीज़ को आपने आज स्किप करा। प्रेशर होता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब, हाई, मतलब लोगों ने बहुत वो बना दिया है कि कह सकते हैं ना कि लोगों ने बना दिया कि फलाने का लड़का जॉब करता है। गांव में बहुत सारे ऐसे हो रहे केसेस। मैंने हमेशा देखा कि ब्लेम नहीं करना है, कि बच्चों पे थोपना नहीं है। बंद करो कंपैरिजन, बंद करो कंपैरिजन यार, बिल्कुल यार। आप अलग हो, आप यूनिक हो, क्यों ऐसा सोच रहे हो? एक जैसे दिखते, थोड़ी एक जैसे कहाँ दिखते हैं भाई? एक जैसी पावर है क्या सब पे? सब पे नहीं है, सबका अलग प्रतिभा है। अपने शक्तियों को बढ़ाओ ना, बिल्कुल। दूसरों की शक्तियों पे क्या करना है ना? हो महान तुम बने रहो, मेरी लघुता ना छू। भैया आप हो महान, बहुत टैलेंटेड, आप जाओ। आने वाले टाइम में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने बड़े ताकतवर हो। ताकत बनाना और ताकत को बरकरार रखना, दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल, हमेशा से रहेगा। तो NEP जैसी पॉलिसी आई तो सिस्टम के साथ जो जुड़े लोग थे वो तो भी पुराने हैं, टाइम लगेगा, लोग जुड़ेंगे, चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें मैंने हमेशा देखा है कि हमेशा सिस्टम ने हमेशा इसको एक राजनीति के तौर पे देखा गया है यार। चुनाव सामने आया, वैकेंसीज निकाल दी, बहुत सारे आपने देखा होगा। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि एजुकेशन, शिक्षा को हमेशा इस चीज़ से नहीं रिलेट करना चाहिए कि उसको राजनीति के किसी भी सिरे से जोड़ें। वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि, और इसके लिए ज़रूरी है कि जब पढ़े लिखे लोग सिस्टम पे बैठेंगे, पढ़े लिखे लोग के अंदर सत्ता है ही, तो वो होगा। तो चलिए करते हैं अब अपना रैपिड फायर राउंड, जो कि पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड? हॉलीवुड। सिविल लाइन से चौक? सिविल लाइन। ओके। लाइक्स या कमेंट्स? तीनों। तीसरा तो था भी नहीं। तीसरा ऑडियंस वो आपको कर रहा है। स्टोरी या रील्स?
स्टोरी, समटाइम्स रील्स, पढ़ाई या शायरी? पढ़ाई, ओके ओके। इन्फ्लुएंसर या टीचर? टीचर, टीचर ओके। ट्रैवलिंग इन माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन्स, गंगा या यमुना? गंगा, कुछ भी पूछ रहा हूँ भाई, ये कौन बनाया भाई? यमुना पे संगम बोल देना चाहिए। फिर से पूछिए गंगा या पूछो पूछो। गंगा या यमुना? संगम। भाई कुछ भी पूछ रहा हूँ मैं। तो इसी के साथ एंड होता है हमारा पॉडकास्ट का ये वाला सेगमेंट भी। और अब जो है हम लोग देने जा रहे हैं भैया कुछ ऐसा गिफ्ट, एक ऐसा ऑनर जो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं, भैया ये आपके लिए। हेलो प्यारे ऑडियंस, आज साहिल भाई से बात करके इस चैनल पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप किसी बात को रखना चाहते हो और आपको ऐसे लोग हो, कभी ऐसा फील नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ टू बी ऑनेस्टली, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी इंटरव्यू या फिर किसी पॉडकास्ट को शूट कर रहा हूँ। ऐसा अपना सा लगा कोई अपनी बात रख पा रहा हूँ, फील फ्री कर रहा था, है ना। आपको हमेशा ऐसे लोग, अच्छा इन्होंने समटाइम्स बहुत स्टक कर दिया कि ये भी सवाल होता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। टू बी ऑनेस्टली कि जब आप किसी के साथ ईमानदारी से काम करते हो तो वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनके साथ जुड़े, आप लोग भी जुड़े, और मैंने इनकी काफ़ी वीडियोज़ देखी वायरल होते हुए, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत शुभकामनाएँ हैं। बस आपका प्यार सपोर्ट ही एक छोटे-छोटे बूँद से घड़ा भर जाता है। आपका एक छोटा-सा प्यार सपोर्ट ही ताकत होती है, सभी क्रिएटर्स की ताकत होती है। और यार सपोर्ट करना चाहिए। अच्छे को और अच्छा बनाने का ज़िम्मेदारी आपकी है, हमारी है और हम सबकी है यार। मिलते हैं, मचाते हैं, तो नहीं किए हो सब्सक्राइब तो कर लेना। थोड़ा कुछ नहीं होता, नहीं थोड़ा-सा इनको और मिलेगा, उत्साह मिलेगा, एप्रिसिएशन आपका मिलेगा। लोग जुड़ेंगे तो एक दिन बड़ा भारत बनेगा। तो द बड़ा भारत शो बना रहे हैं लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर मुझे बुलाने के लिए और थैंक यू सो मच द ऑडियंस।